दोस्तों माफ़ कीजिएगा, हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ये वीडियो 8:30 से 9 बजे के बीच में देंगे, लेकिन लाइट ना होने की वजह से हम थोड़ी सी ये वीडियो आपको देने में असमर्थ रहे टाइम से, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर भी दोस्तों देर से सही लेकिन आपके लिए हम लेकर आए हैं 13 अप्रैल के लिए एक विशेष मॉडल पेपर, जो हमने इसमें 230 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि हम 230 इसलिए ले आए हैं क्योंकि पता नहीं किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न पूछ दे, है ना। तो ये लास्ट डेट बचा हुआ है सिर्फ एक दिन, और इस आखिरी दिन में आपको पेपर को एकदम से धमाल मचा देना है दोस्तों। इस तरह से आपको तैयारी करके जाना है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पूरे 230 क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि हम कोई भी ये नहीं बता सकता कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, इसलिए आप टोटल 230 वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, वैसे भी टाइम बहुत कम बचा है, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्पदृष्टि को सर्वोत्तम रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है। पूर्ण अंधापन, सहायक उपकरणों के बाद भी दृष्टि समस्या, केवल रंगों में भेद ना कर पाना, या रात में देखने में कठिनाई। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि यही ये स्टेज है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम का लेवल जो है तो किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, है ना। और आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, है ना, क्योंकि आगामी परीक्षा और अभी जो आने वाली है उन सब के लिए मैं इसमें तैयारी कराऊंगा आप सभी के लिए। इसलिए वीडियो को तो लास्ट तक देखिए ही, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्लीज़ 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 प्रेस करके रख लीजिए, है ना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, सहायक उपकरणों के बाद भी दृष्टि समस्या, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया। ये क्वेश्चन सबको पता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लुई ब्रेल ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, श्रवण बाधितों के लिए सांकेतिक भाषा क्या है। एक वैश्विक लिखित भाषा, हाथों के इशारों पर आधारित भाषा, होंठ पढ़ने की तकनीक, या ध्वनि आवर्धन प्रणाली। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जितने क्वेश्चन आएंगे इसी तरह से भ्रामक विकल्प वाले आएंगे, आपको भ्रम उत्पन्न कर देंगे कि इन चारों विकल्प में से आपको सही विकल्प चुनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या है कि समझ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आप थोड़ी सी अगर दिमाग लगाएंगे तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे सांकेतिक भाषा की बात किया है, तो सांकेतिक भाषा क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी, जो इशारा करते हैं ना, संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, ठीक है। तो हाथों के इशारों पर आधारित भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है, जो श्रवण बाधितों के लिए जो बहरे होते हैं। नेक्स्ट है, कान की मशीन, जिसको हियरिंग एड कहते हैं, कान की मशीन का मुख्य कार्य क्या है। बहरेपन का इलाज करना, ध्वनि को प्रवर्धित करना, बाहरी शोर को रोकना, संकेतों को समझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि को प्रवर्धित करना। नेक्स्ट है, दृष्टिहीनों द्वारा उपयोग की जाने वाली सफ़ेद छड़ी मुख्य रूप से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है। शारीरिक सहारा देना, पहचान चिन्ह होना, सुरक्षित गतिशीलता में सहायता, या फैशन एसेसरी होना। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, प्लीज़ कमेंट करिएगा। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे लोगों का गलत होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार तुक्का तो मारिए ही सही, क्या पता कि आपका सही हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ तक 90% चांस है कि इस क्वेश्चन का आंसर लोग गलत देंगे, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है ना, सोच ही नहीं सकते कि ये भी ऑप्शन हो सकता था इसका आंसर, ठीक है। तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये आखिरी मिनट की तैयारी है, ठीक है। आप चाहें तो आज रात मत सोइए, क्योंकि कल के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आप कंप्लीट वीडियोस देखिए, 230 क्वेश्चन, और लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा क्वेश्चन लेवल आपको कैसा लगा और टोटल आपको कितने नंबर मिले। नंबर जरूर काउंट करते जाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुरक्षित गतिशीलता में सहायता, ऑप्शन नंबर सी। और मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे लोग इसका ऑप्शन ए इसको सेलेक्ट किए रहे होंगे, शारीरिक सहारा देना। ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य की पूर्ति करना है वो क्या है, सुरक्षित गतिशीलता में सहायता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कॉक्लियर इम्प्लांट किस प्रकार की श्रवण हानि के लिए उपयोगी है।
हल्की श्रवण हानि, मध्यम श्रवण हानि, गंभीर से अति गंभीर संवेदी श्रवण हानि या चालकीय श्रवण हानि। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोग इतने दिन से 1 महीने 1.5 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो सबको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंभीर से अति गंभीर संवेदी श्रवण हानि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधितों के लिए कंप्यूटर उपयोग हेतु कौन सी तकनीकी महत्वपूर्ण है। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, बड़े प्रिंट कीबोर्ड, उच्च कंट्रास्ट मॉनिटर, टच स्क्रीन डिस्प्ले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, जो दृष्टिबाधित होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए है। नेक्स्ट है, ऑडियोमेट्री परीक्षण का उपयोग किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है। दृष्टि तीक्ष्णता, श्रवण क्षमता, वाक स्पष्टता या संतुलन क्षमता। दोस्तों जरा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर दे देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवण क्षमता, क्योंकि ऑडियोमेट्री मतलब जो साउंड से रिलेटेड है, और साउंड की समस्या या साउंड से संबंधित क्या हो सकता है, जिनको सुनाई नहीं देता है ना, उनके लिए है। नेक्स्ट है, दृष्टि तीक्ष्णता का क्या अर्थ है। रंगों को पहचानने की क्षमता, विवरण देखने की स्पष्टता, परिधीय दृष्टि की सीमा, अंधेरे में देखने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विवरण देखने की स्पष्टता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डेफ ब्लाइंडनेस का क्या तात्पर्य है। केवल श्रवण हानि, केवल दृष्टि हानि, श्रवण और दृष्टि दोनों की हानि, सीखने की अक्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रवण और दृष्टि दोनों की हानि। जब सुनाई और दिखाई दोनों ही रहे, है ना, दोनों में हानि हो, तब उसको डेफ ब्लाइंडनेस कहते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं। ये क्वेश्चन हमने अपने पिछले वीडियो में कराया था। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा, है ना। और अगर नहीं पता तो देख लीजिए कि जो ब्रेल लिपि में है वो टोटल 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं। नेक्स्ट है, श्रवण बाधितों के लिए लिप रीडिंग क्या है। संकेतों को पढ़ना, होठों की गति से समझना, ब्रेल पढ़ना या जोर से सुनना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, होठों की गति से समझना। नेक्स्ट है, कान का मैल अत्यधिक जमने से किस प्रकार की श्रवण हानि हो सकती है। संवेदी, चालकीय, मिश्रित या कार्यात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चालकीय, जिसको कंडक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट है, मोतियाबिंद किस अंग को प्रभावित करता है। अब ये तो पता है कि मोतियाबिंद आँख में ही होता है, लेकिन आँख के कौन से भाग को प्रभावित करता है। अब ऑप्शन में है कान का पर्दा, बिल्कुल गलत है, ये तो नहीं होगा, क्योंकि कान में मोतियाबिंद नहीं होता है, आँख में होता है। अब फिर है, आँख का लेंस, रेटिना या ऑप्टिक नर्व किस में होता है। आपको पता है क्या मोतियाबिंद किस में होता है। अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख का लेंस, लेंस में होता है मोतियाबिंद, रेटिना में और ऑप्टिक पर्व में, ऑप्टिक नर्व में नहीं होता। नेक्स्ट है, बच्चों में श्रवण हानि का शीघ्र पता लगाना क्यों महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास हेतु, सामाजिक कौशल हेतु, भाषा और संवाद विकास हेतु, दृष्टि विकास हेतु। तो इसका राइट आंसर है भाषा और संवाद विकास हेतु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, बड़ा प्रिंट किसके लिए सहायक होता है। पूर्ण दृष्टिहीन, अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति, श्रवण बाधित व्यक्ति या रंग दृष्टिहीन व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति, जिसको कम दिखाई देता है ना, उसके लिए बड़ा प्रिंट जरूरी होता है। जब बड़े बड़े अक्षरों में प्रिंट होता है तो कम देखने वाला व्यक्ति भी उसको अच्छे से देख पाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है। हर्ट्ज, डेसिबल, लक्स या मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। डेसिबल के द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता या तीव्रता मापी जाती है। नेक्स्ट है, कानूनी रूप से अंधापन की परिभाषा में क्या शामिल हो सकता है। केवल रंगों की पहचान ना होना, एक निश्चित सीमा से कम दृष्टि तीक्ष्णता, केवल रात में ना दिखना, पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होना। तो दोस्तों जो कानूनी रूप से अंधापन है उसकी परिभाषा क्या कहती है कि एक निश्चित सीमा से कम दृष्टि तीक्ष्णता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि समझ बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ी सी समझ दिखाई देंगे
अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और विकल्प भी ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी स्पीड में चल रहा हूँ तो आप अपने प्लेबैक की स्पीड को थोड़ी सी कम कर सकते हैं या वीडियो पॉज कर करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित व्यक्तियों के साथ संवाद करते समय क्या महत्वपूर्ण है? बहुत ज़ोर से बोलना, स्पष्ट बोलना और चेहरे के भाव दिखाना, केवल लिखकर संवाद करना या उनसे नज़रें ना मिलाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट बोलना और चेहरे के भाव दिखाना। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, ओरिएंटेशन और मोबिलिटी प्रशिक्षण मुख्य रूप से किसके लिए है? श्रवण बाधित व्यक्ति, दृष्टिबाधित व्यक्ति, वाक बाधित व्यक्ति या अस्थिबाधित व्यक्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन हम आपको ला रहे हैं ना, ये अभी जो दिव्यांग बच्चों से संबंधित है। इतने प्रकार के क्वेश्चन हम लाए हैं ना कि अगर एग्ज़ाम में किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछेगा आपसे बन ही जाएगा। लेकिन कब बनेगा? जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तब। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन हम आपके लिए बहुत सारे टॉपिक में लेकर आए हैं। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, टैक्टाइल साइंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, वाकबाधित या मानसिक रूप से अक्षम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधित। अब देख रहे हैं ना दृष्टिबाधित के लिए क्या क्या उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जन्मजात श्रवण हानि का संभावित कारण क्या हो सकता है? तेज शोर सुनना, कान में संक्रमण, आनुवांशिक कारण या बुढ़ापा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक कारण, आनुवंशिक कारक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा किस प्रकार की दृष्टि समस्या है? लेंस का धुंधलापन, रेटिना का क्रमिक क्षय, ऑप्टिक नर्व की क्षति या रंग दृष्टि की समस्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना का क्रमिक क्षय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सुनने की प्रक्रिया में कान का कौन सा भाग ध्वनि तरंगों को कंपन में बदलता है? बाहरी कान, कान का पर्दा, काकलिया या श्रवण तंत्रिका? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कान का पर्दा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कक्षा में क्या अनुकूलन सहायक हो सकता है? धीमी गति से पढ़ाना, ब्रेल या बड़े प्रिंट की सामग्री, केवल मौखिक निर्देश देना या कम रोशनी रखना? तो इसका राइट आंसर है ब्रेल या बड़े प्रिंट की सामग्री। नेक्स्ट है, टिनिटस क्या है? बाहरी ध्वनि का तेज लगना, कान में लगातार भिनभिनाहट या सीटी की आवाज़, सुनने की क्षमता में कमी या कान का संक्रमण? तो जो दोस्तों ये जो टिनिटस है ना, इसको कहते हैं कान में लगातार भिनभिनाहट या सीटी की आवाज़। नेक्स्ट है, श्रवण हानि की डिग्री जैसे हल्की, मध्यम, गंभीर किस पर आधारित होती है? श्रवण हानि की डिग्री ध्वनि की आवृत्ति पर, ध्वनि की तीव्रता पर, कान के आकार पर या सुनने की आदत पर? तो ये डिपेंड करता है ध्वनि की तीव्रता पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मैग्नीफायर किस प्रकार की सहायता प्रदान करता है? सुनने में सहायता, छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखने में सहायता, चलने में सहायता या लिखने में सहायता? तो दोस्तों जो मैग्नीफायर है ये छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखने में सहायता करता है। अक्सर कंप्यूटरों में ये ऑप्शन पाया जाता है मैग्नीफायर का, जिसमें एक लेंस का सिंबल बना होता है। और वैसे भी जिस भी लेंस को आप यूज करेंगे वो उसका यूज यही होता है कि छोटे अक्षर को बड़े साइज में दिखाता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोमा में आँख के किस हिस्से को नुकसान पहुँचता है? लेंस, रेटिना, कार्निया, ऑप्टिक नर्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिक नर्व। जो ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा में आँख के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचता है वो है ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट है, कौन सा संवेदी अंग संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है? आँख, नाक, कान या त्वचा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान, आंतरिक कान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, तेज शोर के लगातार संपर्क में रहने से किस प्रकार की श्रवण हानि का खतरा बढ़ता है? चालकीय श्रवण हानि, संवेदी श्रवण हानि, अस्थायी श्रवण हानि या मिश्रित श्रवण हानि?
अब बताइए, तेज शोर में रहने से कितने प्रकार के श्रवण हानि होते हैं? कौन सी श्रवण हानि का खतरा बढ़ता है? बिल्कुल, ये संवेदी श्रवण हानि का खतरा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डायबिटिक रेटिनोपैथी किस बीमारी का दुष्प्रभाव है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड या हृदय रोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। नेक्स्ट है, सांकेतिक भाषा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह पूरी दुनिया में एक समान है, इसकी अपनी व्याकरण और संरचना होती है, यह केवल भावनाओं को व्यक्त करती है, यह मौखिक भाषा का अनुवाद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसकी अपनी व्याकरण और संरचना होती है। ठीक है, सांकेतिक भाषा का इसकी अपनी एक अलग व्याकरण या अलग ग्रामर या अलग इसका स्ट्रक्चर ही होता है। और हाँ, पूरी दुनिया में एक जैसे नहीं है। ठीक है, ये गलत है ये कथन, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है, श्रवण बाधितों के लिए उपलब्ध तकनीक में एफएम सिस्टम का क्या उपयोग है? संगीत बजाना, ध्वनि को सीधे श्रवण यंत्र तक पहुंचाना, शोर को बढ़ाना या भाषा अनुवाद करना? तो जो एफएम सिस्टम होता है इसका काम है ध्वनि को सीधे श्रवण यंत्र तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, परकिंस ब्रेलर क्या है? ब्रेल पढ़ने का उपकरण, ब्रेल लिखने की मशीन, सुनने का उपकरण या देखने का उपकरण? तो ये है दोस्तों ब्रेल लिखने की मशीन। जिस मशीन से ब्रेल लिखा जाता है, जिसको ब्रेल लिपि कहते हैं, तो जिस मशीन से लिखा जाता है उसको परकिंस ब्रेलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, शारीरिक विकलांगता का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? शारीरिक विकलांगता का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? मानसिक कार्य प्रणाली में कमी, शरीर की गतिशीलता या शारीरिक कार्य में सीमा, सीखने की क्षमता में बाधा, सामाजिक व्यवहार में कठिनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर की गतिशीलता या शारीरिक कार्य में सीमा। नेक्स्ट है, सेरेब्रल पॉल्सी किस प्रकार की विकलांगता का उदाहरण है? संवेदी विकलांगता, मानसिक विकलांगता, तंत्रिका संबंधी शारीरिक विकलांगता या चयापचय संबंधी विकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका संबंधी शारीरिक विकलांगता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोस्थेटिक्स। प्रोस्थेटिक्स का संबंध किससे है? सुनने में सहायता, कृत्रिम अंग प्रतिस्थापन, दृष्टि सुधार या मानसिक उपचार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम अंग प्रतिस्थापन। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना है तो प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके करेक्ट आंसर देखने से पहले वीडियो पॉज करके उसका आंसर दे सकते हैं। इससे ये पता होगा कि आपने जो टिक किया है वो सही है या गलत। अगर आप एग्ज़ाम में इस तरह से जो सोच कर टिक करते हैं तो क्या वो चीज़ सही होती है या नहीं होती है, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके और करेक्ट ऑप्शन देखने से पहले आप एक बार कमेंट करके फिर मिलाइएगा कि आपने जो कमेंट किया है क्या वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट है, आर्थोटिक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? शरीर के अंग को सहारा देने या सीधा करने हेतु, सुनने की क्षमता बढ़ाने हेतु, कृत्रिम अंग बनाने हेतु या दर्द निवारक दवा के रूप में? तो इसका राइट आंसर है शरीर के अंग को सहारा देने या सीधा करने हेतु। नेक्स्ट है, इमारतों में रैंप का प्रावधान क्यों महत्वपूर्ण है? सौंदर्य बढ़ाने के लिए, आपातकालीन निकास के लिए, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं हेतु सुगमता या केवल बुजुर्गों के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं हेतु सुगमता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी में चोट मुख्य रूप से किसे प्रभावित कर सकती है? सुनने की क्षमता, मानसिक स्पष्टता, गतिशीलता और संवेदना, पाचन तंत्र? तो दोस्तों, जो रीढ़ की हड्डी की चोट है ना, तो ये प्रभावित कर सकती है गतिशीलता और संवेदना। गतिशीलता मतलब चलने में समस्या उत्पन्न कर सकती है अगर रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है तो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है क्योंकि पूरे प्रश्न समझ बेस आएंगे। नेक्स्ट है, शारीरिक पुनर्वास का मुख्य लक्ष्य क्या है? पूर्ण इलाज प्रदान करना, कार्यात्मक क्षमता को अधिकतम करना, केवल दर्द कम करना, सामाजिक सहायता प्रदान करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यात्मक क्षमता को अधिकतम करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की विशेषता क्या है? हड्डियों का कमज़ोर होना, मांसपेशियों का प्रगतिशील क्षय, जोड़ों में सूजन या तंत्रिका क्षति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशियों का प्रगतिशील क्षय।
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग विच्छेद का क्या अर्थ है? हड्डी का टूटना, शरीर के किसी अंग का काटा जाना, मांसपेशियों में खिंचाव, तंत्रिका का निष्क्रिय होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर के किसी अंग का काटा जाना अंग विच्छेद कहलाता है, एम्प्यूटेशन। नेक्स्ट है, फिजियोथेरेपी शारीरिक विकलांगता में कैसे मदद करती है? दवाएं प्रदान करके, गति, शक्ति और कार्य में सुधार करके, मनोवैज्ञानिक परामर्श देकर या कृत्रिम अंग लगाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति, शक्ति और कार्य में सुधार करके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट का क्या उद्देश्य है? वित्तीय लेखा जोखा करना, कर्मचारी प्रदर्शन का मूल्यांकन, भौतिक वातावरण की बाधाओं की पहचान करना, सुरक्षा नियमों की जांच करना। दोस्तों अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये पूरा प्रबंधकीय गुण से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी आपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या दिव्यांग बच्चों के बारे में देखा था, ठीक है। दिव्यांग बच्चों के बाद फिर आपने शारीरिक विकलांगता और ये दृष्टि एवं श्रवण बाधिता और शारीरिक विकलांगता से संबंधित देखे, है ना। अब यहाँ पे आपको शाला पूर्व शिक्षा और ये प्रबंधकीय गुण से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। एक्सेसिबिलिटी ऑडिट का उद्देश्य क्या है? भौतिक वातावरण की बाधाओं की पहचान करना। नेक्स्ट है, शारीरिक विकलांगता के प्रति समाज का नकारात्मक रवैया क्या कहलाता है? सहानुभूति, कलंक, स्वीकृत या सशक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर है कलंक, ऑप्शन नंबर बी, स्टिग्मा। नेक्स्ट है, पेडागॉजी ऑफ लिसनिंग किस शाला पूर्व शिक्षा मॉडल से सबसे निकटता से संबंधित है? मॉन्टेसरी, रेजियो एमिलिया, हाई स्कोप या वाल्डोर्फ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेजियो एमिलिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूनेस्को शाला पूर्व देखभाल और शिक्षा को किस मुख्य वैश्विक लक्ष्य से जोड़ता है? बाल श्रम उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, सतत विकास लक्ष्य 4 या डिजिटल साक्षरता। तो ये जोड़ता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास लक्ष्य 4, SDG 4 जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक फ्रोवेल के उपहार और व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या था? कलात्मक अभिव्यक्ति, अमूर्त संबंधों की समझ, शारीरिक फिटनेस या रटने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त संबंधों की समझ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व स्तर पर शाला पूर्व शिक्षा तक पहुंच में सबसे बड़ी असमानता किन समूहों के बीच देखी जाती है? शहरी बनाम ग्रामीण बच्चे, लड़के बनाम लड़कियां, उच्च आय बनाम निम्न आय वर्ग या विभिन्न भाषाई समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च आय बनाम निम्न आय वर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाई स्कोप पाठ्यक्रम मॉडल की प्रमुख विशेषता क्या है? शिक्षक निर्देशित गतिविधियां, आध्यात्मिक विकास पर जोर, प्लान डू रिव्यू प्रक्रिया, प्रकृति आधारित शिक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लान डू रिव्यू प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाला पूर्व शिक्षा में स्कूल रेडीनेस की अवधारणा का सबसे विवादास्पद पहलू क्या है? सामाजिक कौशल का महत्व, मानकीकृत अकादमिक अपेक्षाएं, शारीरिक परिपक्वता, भावनात्मक स्थिरता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानकीकृत अकादमिक अपेक्षाएं। नेक्स्ट है, वाल्डोर्फ स्टाइनर शिक्षा प्रणाली में प्रारंभिक वर्षों में किस पर कम जोर दिया जाता है? कल्पनाशील खेल, कला और संगीत, औपचारिक अकादमिक निर्देश, लय और दिनचर्या। इसका राइट आंसर है औपचारिक अकादमिक निर्देश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में गुणवत्तापूर्ण ECCE प्रदान करने में सबसे बड़ी प्रणालीगत चुनौती क्या है? माता पिता की रुचि की कमी, योग्य शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण, बच्चों की संख्या कम होना या पाठ्यक्रम सामग्री का अभाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? योग्य शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण। जो विकासशील देश हैं उनकी बात हो रही है, विकसित देशों की बात नहीं हो रही है। जो विकासशील देश हैं उनमें योग्य शिक्षकों की कमी और प्रशिक्षण की कमी तो है ही। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी पद्धति में संवेदनशील अवधियाँ क्या अर्थ है? जो सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं उनका क्या अर्थ है?
भावनात्मक उतार चढ़ाव का समय, विशिष्ट कौशल सीखने की तीव्र इच्छा का समय, बीमारी के प्रति संवेदनशीलता या सामाजिक समायोजन का चरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट कौशल सीखने की तीव्र इच्छा का समय। नेक्स्ट है, शाला पूर्व शिक्षा में खेल आधारित अधिगम का मुख्य लाभ क्या माना जाता है? केवल मनोरंजन प्रदान करना, समग्र विकास को बढ़ावा देना, अनुशासन स्थापित करना, अकादमिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर है समग्र विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, वैश्विक स्तर पर ECCE कार्यक्रमों के वित्त पोषण का सबसे आम मॉडल कौन सा है? केवल निजी क्षेत्र द्वारा, केवल अंतर्राष्ट्रीय सहायता, सार्वजनिक और निजी स्रोतों का मिश्रण या केवल माता पिता का शुल्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक और निजी स्रोतों का मिश्रण। नेक्स्ट है, रेजियो एमिलिया दृष्टिकोण में पर्यावरण को तीसरा शिक्षक मानने का क्या तात्पर्य है? कक्षा में अधिक शिक्षक होना, प्राकृतिक पर्यावरण का महत्व, भौतिक स्थान का सीखने में सक्रिय भूमिका या तकनीक का उपयोग। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आप लिख करके कमेंट करिएगा कि आप क्या सोच करके और वो ऑप्शन टिक कर रहे हैं, और फिर देखिएगा कि इसका करेक्ट आंसर आप जो कमेंट किए हैं तो वही है या फिर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक स्थान का सीखने में सक्रिय भूमिका। ठीक है, पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है छात्रों में, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट है, हेड स्टार्ट कार्यक्रम मुख्य रूप से किन बच्चों पर केंद्रित है? जो हेड स्टार्ट कार्यक्रम है USA में चलता है, तो ये मुख्य रूप से किन बच्चों पर केंद्रित है? प्रतिभाशाली बच्चे, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, कम आय वाले परिवारों के बच्चे या अप्रवासी बच्चे। तो इसका राइट आंसर है कम आय वाले परिवारों के बच्चे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शाला पूर्व शिक्षा में आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या माना जाता है? मानकीकृत लिखित परीक्षा, निरंतर अवलोकन और पोर्टफोलियो, माता पिता द्वारा मूल्यांकन या साथियों द्वारा मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर अवलोकन और पोर्टफोलियो। नेक्स्ट है, जापान के योचियन और होइकुएन में मुख्य अंतर क्या है? आयु समूह, शिक्षा बनाम देखभाल, सरकारी बनाम निजी, स्थानीय, शहरी बनाम ग्रामीण। तो इसका राइट आंसर है शिक्षा बनाम देखभाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में मस्तिष्क विकास अनुसंधान का शाला पूर्व शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा की आवश्यकता कम हुई, प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर अधिक जोर, पाठ्यक्रम का मानकीकरण या खेल का महत्व कम हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर अधिक जोर। नेक्स्ट है, शाला पूर्व शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? इंक्लूजन का क्या अर्थ है शाला पूर्व शिक्षा में? केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सभी बच्चों की पृष्ठभूमि के बावजूद भागीदारी, केवल अल्पसंख्यक समूह के बच्चे या प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अलग कक्षा। तो दोस्तों जो समावेश का अर्थ है वो ये होता है कि सभी बच्चों की पृष्ठभूमि के बावजूद भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्कैंडिनेवियाई देशों की शाला पूर्व शिक्षा किस पर अधिक बल देने के लिए जानी जाती है? कठोर अकादमिक तैयारी, आउटडोर प्ले और प्रकृति, शिक्षक केंद्रित निर्देश, प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियाँ। इसका राइट आंसर है आउटडोर प्ले और प्रकृति, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाला पूर्व शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग का सबसे संतुलित दृष्टिकोण क्या है? पूर्णतः अस्वीकार करना, पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह बदल देना, सीखने के उपकरण के रूप में सोच समझकर एकीकरण या केवल मनोरंजन के लिए उपयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के उपकरण के रूप में सोच समझकर एकीकरण। नेक्स्ट है, रॉथमैन के मॉडल में कौन सा दृष्टिकोण प्रक्रिया उन्मुखी और आम सहमति निर्माण पर सर्वाधिक बल देता है? सामाजिक नियोजन, स्थानीयता विकास, सामाजिक क्रिया या तकनीकी सहायता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीयता विकास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ABCD। हो सकता है आपसे एग्जाम में दोस्तों ABCD का फुल फॉर्म ही पूछ दे, तो ये आपको पता होना चाहिए। एसेट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्राथमिक फोकस क्या है? बाहरी अनुदान, सामुदायिक कमियां, आंतरिक क्षमताएं या सरकारी हस्तक्षेप? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक क्षमताएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कौन सा मॉडल शक्ति असंतुलन को उजागर करने और चुनौती देने पर जोर देता है? स्व सहायता मॉडल, कल्याण मॉडल, संघर्ष मॉडल, अलिंस्की या एकीकृत विकास मॉडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष मॉडल, जिसको अलिंस्की भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पाउलो फ्रेरी का कॉन्शिएंटाइजेशन मतलब चेतना जागरण जिसको कहते हैं, किस विकास दृष्टिकोण का मूल तत्व है? विशेषज्ञ आधारित सशक्तिकरण मॉडल, टॉप डाउन नियोजन या परोपकारी मॉडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सशक्तिकरण मॉडल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तकनीकी सहायता मॉडल में बाहरी विशेषज्ञ की मुख्य भूमिका क्या होती है? निर्णय लेना, समाधान प्रदान करना, नेतृत्व करना या संसाधन जुटाना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाधान प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्व सहायता मॉडल की केंद्रीय धारणा क्या है? बाहरी निर्भरता, विशेषज्ञ मार्गदर्शन, सामूहिक आत्मनिर्भरता या सरकारी नियंत्रण? तो स्व सहायता मॉडल का केंद्रीय धारणा क्या है? सामूहिक आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सामुदायिक आर्थिक विकास मॉडल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? सामाजिक सद्भाव, स्थानीय रोजगार सृजन, राजनीतिक सक्रियता या सांस्कृतिक संरक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय रोजगार सृजन। नेक्स्ट है, स्थानीयता विकास मॉडल में सामुदायिक कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है? विशेषज्ञ नियोजक, समर्थक, सक्षमकर्ता या प्रशासक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सक्षमकर्ता, जिसे इनेबलर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सामाजिक नियोजन मॉडल में किस प्रकार के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाती है? पारंपरिक ज्ञान, विशेषज्ञ तथ्यात्मक ज्ञान, सहभागी ज्ञान, अंतर्ज्ञान आधारित ज्ञान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषज्ञ तथ्यात्मक ज्ञान। नेक्स्ट है, वह मॉडल जो मानता है कि समुदाय स्वाभाविक रूप से संघर्षपूर्ण है, कौन सा है? आम सहमति मॉडल, पारिस्थितिक मॉडल, सामाजिक क्रिया मॉडल या सिस्टम मॉडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रिया मॉडल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस मॉडल में संपत्ति मानचित्रण एक प्रमुख उपकरण है? आवश्यकता आधारित मॉडल, ABCD मॉडल, संकट हस्तक्षेप मॉडल या कल्याण मॉडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD मॉडल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टॉप डाउन विकास दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता क्या है? जमीनी स्तर की भागीदारी, बाहरी संस्थाओं द्वारा नियोजन, स्थानीय नेतृत्व या लचीली योजना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी संस्थाओं द्वारा नियोजन। नेक्स्ट है, बॉटम अप विकास दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? केंद्रीकृत नियंत्रण, विशेषज्ञ निर्णय, स्थानीय पहल और भागीदारी, मानकीकृत समाधान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय पहल और भागीदारी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और प्रबंधकीय गुण आपको बहुत से इसमें ऐसे टॉपिक आएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा। इसीलिए हम आपको हर प्रकार से क्वेश्चन ये प्रबंधकीय गुण से संबंधित करवा रहे हैं और दिव्यांग बच्चों से संबंधित करा रहे हैं, शाला पूर्व शिक्षा का करा रहे हैं। और अभी आगे हम आपको और क्वेश्चन भी लाएंगे जिसमें टीम वर्क और सहयोग होगा, सामुदायिक विकास के मॉडल होंगे, निर्णय लेने की क्षमता होगी और गर्भधारण एवं भ्रूण विकास, स्वास्थ्य एवं औषधि कानून, मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय, विज्ञान, डिजिटल इंडिया और नवाचार योजनाएं और कुपोषण के लक्षण एवं पहचान। इतने सारे टॉपिक पर हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। मात्र आज बस के लिए टाइम है आपके पास, ठीक है। कल किसी के पास टाइम नहीं रहेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखिए, कमेंट करिए जहाँ भी दिक्कत हो,
किसी भी समय कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई तुरंत देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास में क्षमता निर्माण का क्या अर्थ है? केवल धन जुटाना, कौशल और ज्ञान बढ़ाना, बुनियादी ढांचा बनाना, नियमों को लागू करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल और ज्ञान बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सा मॉडल सामुदायिक समस्याओं के समाधान हेतु तर्कसंगत जानबूझकर नियोजन पर बल देता है? सामाजिक क्रिया, स्थानीयता विकास, सामाजिक नियोजन या सशक्तिकरण मॉडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक नियोजन। नेक्स्ट है, भागीदारी का उच्चतम स्तर सामुदायिक विकास में क्या दर्शाता है? सूचना प्राप्त करना, परामर्श देना, सहयोग करना, सामुदायिक नियंत्रण? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामुदायिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतत सामुदायिक विकास मॉडल किस संतुलन पर जोर देता है? आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय, व्यक्तिगत और सामूहिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास का कल्याणकारी मॉडल अक्सर किस पर निर्भरता पैदा कर सकता है? स्थानीय नेतृत्व, बाहरी सहायता, स्वैच्छिक प्रयास या आंतरिक संसाधन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहरी सहायता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फेमिनिस्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉडल किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है? वर्ग संघर्ष, पर्यावरणीय न्याय, लिंग आधारित असमानता, जातीय तनाव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिंग आधारित असमानता। दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो ये पूरे क्वेश्चन आप इसके पहले किए थे या कुछ क्वेश्चन पहले किए थे? अब इसके पहले बाकी क्वेश्चन आपको नहीं मिले थे? आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोषारोपण करना, प्रभावशीलता मापना, धन वितरण करना या केवल रिपोर्ट बनाना? तो इसका राइट आंसर है प्रभावशीलता मापना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस मॉडल में समुदाय को एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखा जाता है? संघर्ष मॉडल, सिस्टम पारिस्थितिकी मॉडल, रैखिक मॉडल या परियोजना आधारित मॉडल? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम या पारिस्थितिकी मॉडल। नेक्स्ट है, आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण की एक संभावित सीमा क्या है? शक्तियों पर ध्यान, कमियों पर अत्यधिक फोकस, धीमी प्रक्रिया या उच्च लागत? इसका राइट आंसर हो जाएगा कमियों पर अत्यधिक फोकस, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक पूंजी किस सामुदायिक विकास मॉडल के लिए आप महत्वपूर्ण है? केवल आर्थिक मॉडल, तकनीकी सहायता मॉडल, स्थानीयता विकास और ABCD, केवल संघर्ष मॉडल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीयता विकास और ABCD। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास में एडवोकेसी का क्या अर्थ है? तटस्थ मध्यस्थता, किसी समूह की ओर से पक्ष लेना, विशेषज्ञ सलाह देना या धन प्रबंधन करना? अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन को समझना है कि एडवोकेसी मतलब वकालतीकरण, जो वकालत होता है, तो आखिर वकील क्या करता है? क्या करता है? किसी एक समूह की ओर से ही पक्ष लेता है उसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी समूह की ओर पक्ष लेना, है ना। सामुदायिक विकास में जो एडवोकेसी का अर्थ है वो यही है कि किसी समूह की ओर से पक्ष लेना। नेक्स्ट है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस प्रकार के मॉडल का उदाहरण है? विशुद्ध बॉटम अप, बहुक्षेत्रीय नियोजन मॉडल, एकल उद्देश्य मॉडल या संघर्ष उन्मुख मॉडल? इसका राइट आंसर है बहुक्षेत्रीय नियोजन मॉडल। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास में नेटवर्किंग का प्राथमिक लाभ क्या है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, संसाधन और सूचना साझा करना, अलगाव पैदा करना, नौकरशाही बढ़ाना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन और सूचना साझा करना। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास परियोजना की स्थिरता का क्या तात्पर्य है? अल्पकालिक प्रभाव, बाहरी फंडिंग पर निर्भरता, लाभों का दीर्घकालिक बने रहना, त्वरित परिणाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाभों का दीर्घकालिक बने रहना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रॉथमैन के सामाजिक क्रिया मॉडल का लक्ष्य अक्सर क्या होता है? यथास्थिति बनाए रखना, नीति या शक्ति में बदलाव,
व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन, सामुदायिक सद्भाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति या शक्ति में बदलाव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामुदायिक प्रोफाइलिंग किस चरण का हिस्सा है? अंतिम मूल्यांकन, प्रारंभिक विश्लेषण या समझ, कार्यान्वयन, धन उगाही। तो जो सामुदायिक प्रोफाइलिंग है तो ये हिस्सा है दोस्तों प्रारंभिक विश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वह मॉडल जो सामुदायिक पहचान और एकजुटता बनाने पर केंद्रित है, उस मॉडल का क्या नाम है? सामाजिक नियोजन, तकनीकी सहायता, स्थानीयता विकास या संघर्ष मॉडल। तो इसका राइट आंसर है स्थानीयता विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास में शक्ति विश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है? केवल अकादमिक अभ्यास हेतु, प्रभाव और नियंत्रण को समझने हेतु, विवादों से बचने हेतु या धन आवंटित करने हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव और नियंत्रण को समझने हेतु। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको बाकी के वीडियो हमारे यूट्यूब के चैनल में मिल जाएगा और बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप और पिछले वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारी मदद मिल जाएगी आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जो 13 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत सारी मदद आपको मिल जाएगी हमारी पुरानी वीडियो से, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी चले जाइए, वहाँ से मिल जाए आपको। प्लेलिस्ट का नाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम MCQ हब। तो ये क्वेश्चन है सामुदायिक संगठन अक्सर किस मॉडल से जुड़ा होता है? कल्याण मॉडल, तकनीकी सहायता, सामाजिक क्रिया या संघर्ष या विशेषज्ञ नियोजन। इसका राइट आंसर है सामाजिक क्रिया। नेक्स्ट है कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि समाधान समुदाय के भीतर मौजूद है? टॉप डाउन नियोजन, ABCD या स्वसहायता, बाहरी विशेषज्ञ मॉडल या संकट हस्तक्षेप। इसका राइट आंसर है ABCD या स्वसहायता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास में सांस्कृतिक संवेदनशीलता क्यों आवश्यक है? लागत कम करने हेतु, मानकीकरण हेतु, सम्मान और प्रासंगिकता हेतु, बाहरी नियंत्रण हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम्मान और प्रासंगिकता हेतु। नेक्स्ट है भागीदारी कार्य अनुसंधान किस सिद्धांत पर आधारित है? शोधकर्ता का प्रभुत्व, ज्ञान सह निर्माण, केवल डेटा संग्रह या त्वरित समाधान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान सह निर्माण। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास में नेतृत्व विकास का क्या महत्व है? निर्भरता बढ़ाना, स्थानीय क्षमता और स्थिरता, बाहरी नियंत्रण सुनिश्चित करना, प्रक्रिया धीमी करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय क्षमता और स्थिरता। नेक्स्ट है किस मॉडल में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी और बातचीत प्रमुख रणनीतियां हैं? मतलब बार्गेनिंग और नेगोशिएशन प्रमुख रणनीतियां है किस मॉडल के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए? स्थानीयता विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक नियोजन या स्वसहायता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास पहल की सफलता के लिए अक्सर क्या महत्वपूर्ण होता है? पूर्ण बाहरी नियंत्रण, सामुदायिक स्वामित्व और प्रतिबद्धता, कठोर अपरिवर्तनीयता, विशेषज्ञ का अकेला प्रयास। इसका राइट आंसर है सामुदायिक स्वामित्व और प्रतिबद्धता। नेक्स्ट है डिजिटल डिवाइड सामुदायिक विकास के किस पहलू को प्रभावित करता है? केवल आर्थिक विकास, केवल सामाजिक सद्भाव, सूचना तक पहुंच और भागीदारी, केवल सांस्कृतिक गतिविधियां। तो इसका राइट आंसर है सूचना तक पहुंच और भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि शुरू के 8-10 क्वेश्चन देखने के बाद आप बोल दें ये क्वेश्चन तो हमसे आता है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ये गलती कभी भी मत करिएगा, क्योंकि अगर शुरू के 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे दिख गए तो आपको लगता है कि हमसे पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। बनते हैं, इसके बाद भी आप भूल जाएंगे, इसीलिए आप कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है टकमैन के मॉडल में स्टार्मिंग चरण मुख्य रूप से किससे होता है? प्रारंभिक शिष्टाचार, कार्य पर ध्यान, आंतरिक संघर्ष या कार्य समापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक संघर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है
टीम सिनर्जी का क्या तात्पर्य है? समान योगदान, संयुक्त आउटपुट, भागों का योग, तेज कार्य गति या कम संघर्ष। तो टीम सिनर्जी का तात्पर्य है संयुक्त आउटपुट, भागों का योग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ग्रुप थिंक की संभावना तब सबसे अधिक होती है जब टीम प्राथमिकता देती है। क्या प्राथमिकता देती है? काहे के लिए? कार्य पूरा करने को, व्यक्तिगत विचारों को, आलोचना पर सामंजस्य को या बाहरी सत्यापन को। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? समझ बेस्ड क्वेश्चन है, समझदारी दिखाइए, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचना पर सामंजस्य को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टीम के भीतर रचनात्मक संघर्ष अक्सर किस ओर ले जाता है? कम मनोबल, बेहतर निर्णय, धीमी प्रगति या बढ़ी हुई टर्नओवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेहतर निर्णय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टीम के संबंध संघर्ष में आमतौर पर क्या शामिल होता है? कार्यों पर असहमति, पारस्परिक मतभेद, संसाधन आवंटन मुद्दे, प्रक्रियात्मक बहस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक मतभेद, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेल्विन की मॉनिटर इवैल्यूएटर भूमिका मुख्य रूप से कैसे योगदान करती है? विचार उत्पन्न करके, कार्रवाई को बढ़ावा देकर, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण द्वारा या तालमेल बनाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टीम के भीतर उच्च मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सदस्यों को क्या करने में सक्षम बनाती है? असहमति से बचने में, पारस्परिक जोखिम लेने में, स्वतंत्र रूप से काम करने में या निर्देशों का सख्ती से पालन करने में। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा? पारस्परिक जोखिम लेने में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग उस प्रवृत्ति का वर्णन करता है जिसके तहत व्यक्ति ... अब क्या है इसका खाली स्थान? क्या होगा खाली स्थान में? क्या आएगा? सोशल लोफिंग उस प्रवृत्ति का वर्णन करता है जिसके तहत व्यक्ति, अब ऑप्शन है, समूहों में अधिक मेहनत करते हैं, समूहों में कम प्रयास करते हैं, आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं या नेतृत्व की भूमिका चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति समूहों में कम प्रयास करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उच्च टीम सामंजस्य सबसे दृढ़ता से किससे जुड़ा है? बढ़ी हुई रचनात्मकता, सदस्य अनुरूपता, कार्य जटिलता, परिवर्तन का प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदस्य अनुरूपता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टीम में साझा नेतृत्व का तात्पर्य है एक एकल नामित नेता, नेतृत्व की अनुपस्थिति, बारी बारी से नेतृत्व की भूमिकाएं या वितरित प्रभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वितरित प्रभाव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वर्चुअल टीमों के लिए एक प्रमुख विशिष्ट चुनौती क्या है? टीम के लक्ष्यों को परिभाषित करना, दूर से विश्वास बनाना, कार्य आवंटित करना या प्रदर्शन मापना। तो वर्चुअल टीम में विशिष्ट चुनौती क्या है? दूर से विश्वास बनाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टीम निर्णय लेने में आम सहमति तक पहुंचने का अर्थ क्या है? साधारण बहुमत वोट, सर्वसम्मत समझौता, सभी सदस्य निर्णय स्वीकार करते हैं, नेता अंतिम चुनाव करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सदस्य निर्णय स्वीकारते हैं। जो टीम निर्णय में आम सहमति तक पहुंचने का अर्थ है, इसका अर्थ है सभी सदस्य निर्णय स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है, टीम में पारस्परिक निर्भरता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? स्वतंत्र कार्य, एक तरफा वर्क फ्लो, केवल साझा संसाधन या आगे पीछे की बातचीत। इसका राइट आंसर है आगे पीछे की बातचीत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, टीम के सदस्यों को जवाबदेह ठहराने में मुख्य रूप से शामिल है दोषारोपण करना, प्रगति की निगरानी करना, परिणामों के लिए उत्तर देना या प्रयास को पुरस्कृत करना। तो इसका राइट आंसर है परिणामों के लिए उत्तर देना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, टीम विकास का फॉर्मिंग चरण किस पर केंद्रित होता है?
संघर्ष समाधान पर, लक्ष्यों की प्राप्ति पर, अभिविन्यास और परीक्षण पर या प्रदर्शन मूल्यांकन पर। तो इसका राइट आंसर है अभिविन्यास और परीक्षण पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रभावी टीम फीडबैक होना चाहिए, मुख्य रूप से नकारात्मक, अस्पष्ट और सामान्य, विशिष्ट और व्यावहारिक, सार्वजनिक रूप से दिया गया। तो प्रभावी टीम का फीडबैक कैसा होना चाहिए? विशिष्ट और व्यावहारिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक टीम मानदंड का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? एक औपचारिक लिखित नियम, एक व्यक्तिगत आदत, एक अपेक्षित साझा व्यवहार, एक विशिष्ट कार्य असाइनमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक अपेक्षित साझा व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्रॉस फंक्शनल टीमें मुख्य रूप से उन सदस्यों को एक साथ लाती हैं जिनके पास क्या होता है? अब ऑप्शन पढ़िए। समान नौकरी स्तर होते हैं, विविध विशेषज्ञता क्षेत्र होते हैं, साझा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है या लंबा कार्यकाल होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? विविधता, मतलब ऑप्शन नंबर बी, विविध विशेषज्ञता क्षेत्र होते हैं। मतलब क्रॉस फंक्शनल टीमें मुख्य रूप से उन सदस्यों को एक साथ लाती हैं जिनके पास विविध विशेषज्ञता क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा कारक टीम सहयोग को सीधे बढ़ाने की सबसे कम संभावना रखता है? स्पष्ट लक्ष्य, व्यक्तिगत प्रोत्साहन, खुली बातचीत या आपसी विश्वास। इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टकमैन के मॉडल में परफॉर्मिंग चरण क्या दर्शाता है? प्रारंभिक निश्चितता, सत्ता संघर्ष, कार्यात्मक आत्मनिर्भरता, टीम का विघटन। तो ये दर्शाता है दोस्तों कार्यात्मक अंतर्निर्भरता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एंकरिंग बायस निर्णय को मुख्य रूप से किससे प्रभावित करता है? अंतिम सूचना, प्रारंभिक सूचना, सर्वाधिक सूचना या भावनात्मक सूचना। इसका राइट आंसर है प्रारंभिक सूचना। नेक्स्ट है सेटिस्फाइंग निर्णय रणनीति का लक्ष्य क्या होता है? सर्वोत्तम परिणाम, त्वरित परिणाम, स्वीकार्य परिणाम या समूह परिणाम। इसका राइट आंसर है स्वीकार्य परिणाम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कन्फर्मेशन बायस में व्यक्ति क्या खोजने की प्रवृत्ति रखता है? सभी आंकड़े, विरोधी आंकड़े, पुष्टिपरक आंकड़े या सभी आंकड़े नज़रअंदाज करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्टिपरक आंकड़े। नेक्स्ट है हर्बर्ट साइमन की परिबद्ध तर्कसंगतता किस सीमा को स्वीकार करती है? पूर्ण तर्क, असीमित जानकारी, संज्ञानात्मक सीमाएं, भावनात्मक पक्षपात। तो इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक सीमाएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ग्रुप थिंक किस स्थिति में निर्णय की गुणवत्ता को कम कर सकता है? असहमति का अभाव, मजबूत बहस, व्यक्तिगत राय, कार्य पर ध्यान। तो इसका राइट आंसर है असहमति का अभाव, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संक कास्ट फैलेसी किस पर आधारित निर्णयों को संदर्भित करती है? भविष्य लाभ, वर्तमान मूल्य, पिछला निवेश या संभावित जोखिम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पिछला निवेश। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक निर्णय लेते समय किस पर निर्भर करता है? गहरा विश्लेषण, सांख्यिकीय डेटा, आसान स्मरण या विशेषज्ञ राय। इसका राइट आंसर है आसान स्मरण। नेक्स्ट है फ्रेमिंग इफेक्ट दर्शाता है कि निर्णय कैसे प्रभावित होते हैं? डेटा सटीकता से, स्रोत विश्वसनीयता से, विकल्प मात्रा से, प्रस्तुति प्रभाव से। फ्रेमिंग इफेक्ट क्या दर्शाता है? फ्रेमिंग इफेक्ट दर्शाता है कि निर्णय कैसे प्रभावित होते हैं? प्रस्तुति प्रभाव से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सहज निर्णय मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? डेटा विश्लेषण, तार्किक कदम, अंतर्ज्ञान या अनुभव या समूह वोट। तो इसका राइट आंसर है अंतर्ज्ञान या अनुभव, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कमिटमेंट का बढ़ना क्या है? रास्ता बदलना, अधिक संसाधन लगाना, नुकसान कम करना, सलाह लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
अधिक संसाधन लगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गैर क्रमादेशित निर्णय किस प्रकार की समस्या के लिए होता है? अनूठी स्थिति, स्पष्ट नियम, नियमित मुद्दा, ज्ञात समाधान। तो इसका राइट आंसर है अनूठी स्थिति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निर्णय लेने में अनिश्चितता का मुख्य तत्व क्या है? निश्चित परिणाम, ज्ञात संभावनाएं, अज्ञात संभावनाएं या कम जोखिम। तो इसका राइट आंसर है अज्ञात संभावनाएं। जो निर्णय लेने में अनिश्चितता होती है ना, इसका मुख्य तत्व क्या है? अज्ञात संभावनाएं। नेक्स्ट है, ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या है? सटीक आत्ममूल्यांकन, क्षमता को कम आंकना, अतिरंजित विश्वास या समूह पर निर्भरता। इसका राइट आंसर है अतिरंजित विश्वास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एनालिसिस पैरालिसिस का परिणाम अक्सर क्या होता है? त्वरित कार्यवाही, सीमित डेटा, अत्यधिक सोचना या निष्क्रियता जाल। इसका राइट आंसर है निष्क्रियता जाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निर्णय लेने में ह्यूरिस्टिक का सामान्य उद्देश्य क्या है? गहन एल्गोरिदम, तर्कसंगत मॉडल, मानसिक शॉर्टकट या भावनात्मक अवरोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसिक शॉर्टकट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निर्णय प्रक्रिया में मानदंडों का भारण क्यों किया जाता है? विकल्प बनाने हेतु, महत्व आंकने हेतु, सर्वश्रेष्ठ चुनने हेतु या समस्या समझने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महत्व आंकने हेतु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हिंडसाइट बायस क्या प्रवृत्ति दर्शाता है? भविष्य भविष्यवाणी, वर्तमान पर ध्यान, अतीत की अनिवार्यता या जोखिम से बचाव। तो ये करता है अतीत की अनिवार्यता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी के अनुसार लोग अक्सर किस पर अधिक ध्यान देते हैं? हानि पर फोकस, लाभ की तलाश, जोखिम तटस्थता, यथास्थिति पूर्वाग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हानि पर फोकस। जो प्रॉस्पेक्ट थ्योरी है, इसके अनुसार लोग अधिक किस पर ध्यान देते हैं? हानि पर। नेक्स्ट है, निर्णय लेने के बाद संज्ञानात्मक असंगति को कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? पूर्व विकल्प संदेह, विकल्प का औचित्य, पश्च विकल्प संघर्ष या सूचना खोज। तो इसका राइट आंसर है विकल्प का औचित्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नैतिक निर्णय में सबसे बड़ी चुनौती अक्सर क्या होती है? लाभ पर ध्यान, दक्षता लक्ष्य, मूल्यों का टकराव या नियम पालन, जिसको इथिकल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। तो नैतिक निर्णय में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो क्या होती है? मूल्यों का टकराव होता है। देखिए, जो इथिकल डिसीजन मेकिंग होता है, जो नैतिक निर्णय मतलब दो सही चीज़ों में से किसी एक को चुनना। जब इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब दोनों चीज़ें सही है पर दोनों में से हमको किसी एक को ही चुनना है, ऐसी स्थिति को नैतिक निर्णय या इथिकल डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। ठीक है, जहां मूल्यों का टकराव होता है। नेक्स्ट है, निषेचित अंडाणु के गर्भाशय भित्ति में आरोपण की प्रक्रिया सामान्यतः कब पूर्ण होती है? निषेचन के 3-4 दिन बाद, निषेचन के 6-7 दिन बाद, निषेचन के 10-12 दिन बाद या निषेचन के 14 से 16 दिन बाद। तो ये होती है दोस्तों निषेचन से 10 से 12 दिन बाद। अब देखिए, यहाँ पे एक नोट भी है कि निषेचित अंडाणु के गर्भाशय भित्ति में आरोपण की प्रक्रिया सामान्यतः निषेचन के 6-7 दिन बाद शुरू हो जाती है, लेकिन निषेचन के 10 से 12 दिन बाद पूर्ण होती है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कब पूर्ण होती है? अगर पूर्ण होने की बात होती है तो 10 से 12 दिन लग जाते हैं, और अगर शुरू होने की बात है तो 6 से 7 दिन। अब आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है वो आपको ध्यान देना है। हमने यहाँ पे दोनों चीज़ क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है, गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनने वाली कौन सी जनन परत मुख्य रूप से कंकाल और मांसपेशियों का निर्माण करती है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट। तो इसका राइट आंसर है मेसोडर्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन
प्रारंभिक रूप से जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, HCG या LH? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCG। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा का प्राथमिक अंतःस्रावी कार्य क्या है? पोषण प्रदान करना, अपशिष्ट हटाना, गैस विनिमय या हार्मोन उत्पादन? तो दोस्तों प्लेसेंटा का जो प्राथमिक अंतःस्रावी कार्य है वो है हार्मोन उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमनियोटिक द्रव का मुख्य स्रोत गर्भावस्था के दूसरे अर्धांश में क्या होता है? प्लेसेंटल स्राव, मातृप्लाज्मा, भ्रूणीय मूत्र या एमनियोटिक झिल्ली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणीय मूत्र। नेक्स्ट है, क्विकनिंग शब्द का क्या अर्थ है? इसको भी हमने कई बार बताया है। क्या होता है? भ्रूण की पहली हलचल अगर महसूस होती है उसको क्विकनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी संरचना भ्रूण और प्लेसेंटा के बीच रक्त वाहिकाओं को जोड़ती है? एमनियोटिक थैली, कोरियोनिक विलाई, योक सैक या गर्भनाल? तो इसका राइट आंसर है गर्भनाल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, टेराटोजन क्या है? तो टेराटोजन क्या है? जन्म दोष कारक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भ्रूण विकास का कौन सा चरण अंग निर्माण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? मतलब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि भ्रूण विकास का कौन सा चरण अंग निर्माण के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होता है? जाइगोट चरण, ब्लास्टोसिस्ट चरण, भ्रूणीय अवधि या भ्रूण अवधि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रूणीय अवधि। भ्रूणीय भ्रूण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक जिसको इंग्लिश में फेटल पीरियड कहते हैं, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक पीरियड। नेक्स्ट है, न्यूरल ट्यूब के बंद होने में विफलता से कौन सा जन्म दोष हो सकता है? फाँक होंठ, हृदय दोष, स्पाइना बिफिडा या डाउन सिंड्रोम? तो ये है इसका राइट आंसर, स्पाइना बिफिडा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, योक सैक का प्रारंभिक भ्रूण विकास में मुख्य कार्य क्या है? दीर्घकालिक पोषण, प्रारंभिक रक्त कोशिका निर्माण, हार्मोन स्राव या अपशिष्ट भंडारण? इसका राइट आंसर है प्रारंभिक रक्त कोशिका निर्माण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग मुख्य रूप से किसका निदान करने के लिए उपयोग की जाती है? गर्भावधि मधुमेह, प्लेसेंटा की स्थिति, गुणसूत्र असामान्यताएं या भ्रूण का लिंग? तो इसका राइट आंसर है गुणसूत्र असामान्यताएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस भ्रूण परिसंचरण में किसे जोड़ता है? दो अलिंद, फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी, दो निलय या नाभि धमनी और सिरा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी। नेक्स्ट है, भ्रूण विकास की व्यवहार्यता सीमा आमतौर पर किस सप्ताह के आसपास मानी जाती है? 16 से 18 सप्ताह, 20 से 22 सप्ताह, 23 से 24 सप्ताह या 28 से 30 सप्ताह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 से 24 सप्ताह। नेक्स्ट है, एक्टोपिक गर्भावस्था में निषेचित अंडाणु कहाँ प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय के फंडस में, गर्भाशय ग्रीवा में, गर्भाशय के बाहर या अंडाशय पर? तो ये होता है दोस्तों गर्भाशय के बाहर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में प्लेसेंटा कहाँ स्थित होता है? गर्भाशय की ऊपरी भाग में, गर्भाशय ग्रीवा को ढकते हुए, गर्भाशय की पिछली दीवार पर या गर्भाशय के बाहर? तो ये स्थिति होता है गर्भाशय ग्रीवा को ढकते हुए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लिंग निर्धारण किस क्षण होता है? आरोपण के समय, निषेचन के समय, गैस्ट्रुलेशन के दौरान या जननांग विकास पर? तो इसका राइट आंसर है निषेचन के समय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लानुगो क्या है जो भ्रूण पर पाया जाता है? इसको भी मैंने बताया है पिछले वीडियो में। लानुगो क्या है? यह है महीन मुलायम बाल, जो छोटे बच्चों में बहुत छोटे और महीन बाल होते हैं, मुलायम मुलायम बाल होते हैं, उनको लानुगो कहा जाता है, जो भ्रूण में पाया जाता है। नेक्स्ट है, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य तय करना,
गुणवत्ता सुनिश्चित करना, केवल बिक्री रोकना या विज्ञापन नियंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर है गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अनुसूची एच दवाएं कौन सी है? ओटीसी दवाएं, प्रिस्क्रिप्शन दवाएं, नारकोटिक दवाएं या आयुर्वेदिक दवाएं? तो ये है दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन दवाएं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में नैदानिक परीक्षण के लिए अनिवार्य नैतिक आवश्यकता क्या है? प्लेसबो उपयोग, सूचित सहमति, केवल सरकारी केंद्र या त्वरित अनुमोदन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचित सहमति, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है चिकित्सा लापरवाही के मामलों में किस मानक का उपयोग होता है? उच्चतम देखभाल, सामान्य कुशल पेशेवर, रोगी संतुष्टि, परिणाम की गारंटी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य कुशल पेशेवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एक प्रमुख शल्य चिकित्सा से पहले सामान्यतः किस प्रकार की सहमति आवश्यक है? निहित सहमति, व्यक्त सूचित सहमति, केवल मौखिक सहमति या पारिवारिक सहमति? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्त सूचित सहमति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पीसीपीएनडीटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या प्रतिबंधित करना है? अल्ट्रासाउंड उपयोग, लिंग चयन निर्धारण, गर्भपात तकनीक या आनुवांशिक परामर्श? इसका राइट आंसर है लिंग चयन निर्धारण, ये प्रतिबंधित है पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है चिकित्सा गर्भपात अधिनियम के तहत गर्भपात की अनुमति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? महिला की आयु, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था की अवधि या आर्थिक कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था की अवधि। गर्भावस्था की अवधि ही डिसाइड करती है कि चूँकि एक निश्चित समय होता है ना किसने समय के अंतराल में जो है तो अगर गर्भपात कराना है, तो अगर उसके बाद कराते हैं तो फिर जोखिम होता है माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए है ना, जानलेवा हो सकता है। नेक्स्ट है एनडीपीएस अधिनियम। एनडीपीएस अधिनियम मुख्य रूप से किन पदार्थों को नियंत्रित करता है? सामान्य दवाएं, स्वापक औषधि, केवल साइकोट्रोपिक, आयुर्वेदिक मिश्रण? तो इसका राइट आंसर है स्वापक औषधि, जिसको नारकोटिक कहते हैं। नेक्स्ट है नकली औषधि की परिभाषा में मुख्य तत्व क्या है? कम गुणवत्ता, गलत पहचान या लेबल, समाप्ति तिथि पार या अपेक्षित प्रभावहीन? तो जो नकली दवाई होती है तो इसकी परिभाषा क्या है? गलत पहचान या लेबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में दवाओं के मानक और गुणवत्ता के लिए केंद्रीय नियामक प्राधिकरण कौन सा है? आईसीएमआर, सीडीएससीओ, राज्य औषधि नियंत्रक या एनएमसी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडीएससीओ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रोगी की गोपनीयता भंग करना किस कानूनी सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है? लापरवाही, कर्तव्य भंग, बैटरी या मानहानि? तो ये है कर्तव्य भंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अपमिश्रित औषधि क्या होती है? गलत लेबल वाली, हानिकारक पदार्थ युक्त, बिना लाइसेंस निर्मित या कम प्रभावी? तो इसका राइट आंसर है हानिकारक पदार्थ युक्त, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किसी दवा के ऑफ लेबल उपयोग का क्या अर्थ है? अवैध उपयोग, गैर अनुमोदित संकेत हेतु उपयोग, नकली दवा का उपयोग या बिना पर्ची के उपयोग? तो ऑफ लेबल का अर्थ है गैर अनुमोदित संकेत हेतु उपयोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपातकालीन स्थिति में उपचार प्रदान करने से इनकार करना क्या माना जा सकता है? नैतिक उल्लंघन, कानूनी लापरवाही, केवल प्रशासनिक चूक या रोगी का अधिकार? इसका राइट आंसर क्या है? कानूनी लापरवाही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दवाओं के पेटेंट की अवधि भारत में सामान्यतः कितनी होती है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? इसका राइट आंसर है 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है
सरोगेसी अधिनियम किस पहलू को नियंत्रित करता है? IVF तकनीक, वाणिज्यिक सरोगेसी, केवल परोपकारी सरोगेसी या अंडाणुदान? इसका राइट आंसर है वाणिज्यिक सरोगेसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड का स्वामित्व सामान्यतः किसका होता है? रोगी का होता है, डॉक्टर का होता है, अस्पताल या क्लिनिक का होता है या सरकार का होता है? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 180, इसका राइट आंसर क्या होगा प्लीज़ कमेंट करिएगा करेक्ट आंसर देखने से पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पताल या क्लिनिक का। इसमें बहुत सारे लोगों को लगता रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए, रोगी का, लेकिन वो गलत है। राइट आंसर क्या होगा? अस्पताल या क्लिनिक का। नेक्स्ट है, अधिकारों की किस पीढ़ी को अक्सर उनकी न्यायोचितता के संबंध में अधिक विवादास्पद माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों तृतीय पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संरचनात्मक अन्याय का मुख्य संकेतक क्या है? व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, कानूनी कमी, प्रणालीगत असमानता या आकस्मिक घटना? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणालीगत असमानता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता के सिद्धांत को सबसे मजबूत चुनौती किससे मिलती है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कानूनी प्रत्यक्षवाद, प्राकृतिक कानून या राज्य संप्रभुता? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट है, सकारात्मक कार्रवाई का प्राथमिक तर्क किस सिद्धांत पर आधारित है? योग्यता आधारित चयन, प्रक्रियात्मक समानता, क्षतिपूरक न्याय या अवसर की समानता? तो इसका राइट आंसर है क्षतिपूरक न्याय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जॉन रॉल्स के अज्ञानता के पर्दे का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? अधिकतम समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निष्पक्ष सिद्धांत चयन या सामाजिक दक्षता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्पक्ष सिद्धांत चयन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय के संदर्भ में अंतर पीढ़ी इक्विटी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भविष्य संसाधन वितरण से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राज्य का सम्मान करने, रक्षा करने, पूरा करने का दायित्व किस प्रकार के अधिकारों पर सबसे स्पष्ट रूप से लागू होता है? केवल नागरिक अधिकार, केवल राजनीतिक अधिकार, सभी मानवाधिकार या केवल सामाजिक अधिकार? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी मानवाधिकार। नेक्स्ट है, अदृश्य श्रम की अवधारणा सामाजिक न्याय के किस पहलू को उजागर करती है? बाल श्रम, अवैतनिक देखभाल कार्य, खतरनाक कार्य या बंधुआ मजदूरी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवैतनिक देखभाल कार्य। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संधि में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन है? UDHR, ICCPR, ICESCR या जेनोसाइड कन्वेंशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ICESCR, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ICESCR का आपको फुल फॉर्म हमको कमेंट करना है, कमेंट करके बताइएगा क्या होगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय प्राप्त करने में वितरणात्मक न्याय का मुख्य सरोकार क्या है? दंड का आवंटन, संसाधनों का आवंटन, अधिकारों का आवंटन या प्रक्रियाओं का आवंटन? तो इसका राइट आंसर है संसाधनों का आवंटन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नॉन रिफाउलमेंट का सिद्धांत मुख्य रूप से किन व्यक्तियों की रक्षा करता है? पर्यटक, प्रवासी श्रमिक, शरणार्थी या विदेशी छात्र? तो इसका राइट आंसर है शरणार्थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य की जिम्मेदारी कब उत्पन्न होती है? केवल प्रत्यक्ष कार्रवाई से, केवल निष्क्रियता से, कार्रवाई या चूक दोनों से या केवल अंतर्राष्ट्रीय कानून से? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्रवाई या चूक दोनों से। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय नस्लवाद सामाजिक अन्याय के किस आयाम को दर्शाता है? आर्थिक असमानता, नीतिगत भेदभाव, भौगोलिक असमानता या संसाधन पहुंच? तो इसका राइट आंसर क्या है? नीतिगत भेदभाव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानवाधिकार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना,
कौशल विकसित करना, दृष्टिकोण बदलना या कार्रवाई को प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्रवाई को प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्याय तक पहुंच में मुख्य बाधा क्या हो सकती है? कानूनों की जटिलता, केवल अदालतों की दूरी, कानूनी सहायता लागत या जागरूकता की कमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानूनी सहायता लागत। नेक्स्ट है, अधिकारों के अविभाज्य होने का क्या तात्पर्य है? अधिकार छीने नहीं जा सकते, अधिकार बांटे नहीं जा सकते, सभी अधिकार समान महत्वपूर्ण हैं या अधिकार स्वतः लागू होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सभी अधिकार समान महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रक्रिया क्या है? न्यायिक निकाय, संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय या कार्यकारी निकाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांविधिक निकाय है। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है। नेक्स्ट है, क्षमता दृष्टिकोण सामाजिक न्याय का मूल्यांकन किस आधार पर करता है? आय स्तर, संसाधन स्वामित्व, वास्तविक स्वतंत्रता या अवसर या व्यक्तिगत संतुष्टि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक स्वतंत्रता या अवसर। नेक्स्ट है, घृणास्पद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच तनाव किस अवधारणा पर केंद्रित है? अधिकारों की सीमा, अधिकारों का वर्गीकरण, अधिकारों का निलंबन या अधिकारों का त्याग। तो इसका राइट आंसर क्या है? अधिकारों की सीमा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय के लिए प्रतिनिधित्वात्मक न्याय किस पर अधिक बल देता है? दंड देना, क्षतिपूर्ति करना, पुनर्वास करना, सुलह और मरम्मत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलह और मरम्मत करना। दोस्तों ये टोटल 200 हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। आप 200 में टोटल कितने नंबर आपके सही हुए ये कमेंट करिएगा। अभी 30 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि कोई ये निश्चित नहीं है कि किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आ जाए, है ना। इसलिए आपको 30 क्वेश्चन और करने हैं अभी। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना का पूर्ववर्ती नाम क्या था? मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भारत नेट परियोजना थी तो इसका पहले क्या नाम था? बाद में ना भारत नेट हुआ जिसके द्वारा ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी दी गई, लेकिन भारत नेट का नाम पहले क्या था? ऑप्शन है स्वान, NKN, निकनेट या NOFN। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, NOFN। ठीक है, NOFN का फुल फॉर्म आप हमको कमेंट करिएगा। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूलों में नवाचार संस्कृति को बढ़ावा देने वाला विशिष्ट कार्यक्रम कौन सा है? सीड फंड, टिंकरिंग लैब्स, ग्रैंड चैलेंजेस, इंक्यूबेशन हब्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? टिंकरिंग लैब्स। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख संस्थान कौन से हैं? IIT और NIT, इसरो और DRDO, CDAC और IISc, DST और MITI। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CDAC और IISc। जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मशीन के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख संस्थान है उनका नाम है CDAC और IISc। नेक्स्ट है, IT अधिनियम के तहत डिजी लॉकर द्वारा जारी दस्तावेजों की मुख्य कानूनी वैधता क्या है? क्लाउड स्टोरेज, अधिकृत जारीकर्ता, दस्तावेज स्कैनर या डिजिटल हस्ताक्षर। तो इसका राइट आंसर है अधिकृत जारीकर्ता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम मुख्य रूप से किस चरण के स्टार्टअप्स को लक्षित करती है? ग्रोथ स्टेज, सत्यापन स्टेज, परिपक्वता स्टेज या स्केलिंग स्टेज। इसका राइट आंसर है सत्यापन स्टेज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार का कौन सा मिशन विशेष रूप से क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर केंद्रित है? NMQTA, इंस्पायर, इम्प्रिंट या वज्र। तो इसका राइट आंसर है NMQTA। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको CSC कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर योजना का मुख्य ज़मीनी स्तर का संचालक मॉडल क्या है?
सरकारी विभाग, ग्राम उद्यमी, एनजीओ आउटलेट या निजी चैन। तो इसका राइट आंसर है ग्राम उद्यमी, जिसको वीएलई कहते हैं। नेक्स्ट है बाइरैक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद मुख्य रूप से किस क्षेत्र में नवाचार का समर्थन करता है? स्पेस टेक, बायोटेक स्टार्टअप्स, कृषि नवाचार या आईटी सेवाएं। इसका राइट आंसर है बायोटेक स्टार्टअप्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उमंग ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आईडी सत्यापन, शिकायत पोर्टल, सेवा एकीकरण या समाचार एग्रीगेटर। इसका राइट आंसर क्या है? सेवा एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड का मुख्य कार्य क्या है? नीति प्रारूपण, लैब प्रत्यायन, एसटीईएम शिक्षा या अनुसंधान वित्त पोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुसंधान वित्त पोषण। नेक्स्ट है क्वासियोरकर में दिखने वाला फ्लैग साइन बालों में किस कमी का सूचक है? जिंक की कमी, प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी या विटामिन ए की कमी। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन की कमी। नेक्स्ट है गंभीर तीव्र कुपोषण के निदान हेतु MUAC का कट ऑफ मान 6 से 59 माह के बच्चों में क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है मैरास्मस और क्वासियोरकर में मुख्य विभेदक लक्षण क्या है? वजन की कमी, मांसपेशियों का क्षय, एडीमा या त्वचा परिवर्तन। इसका राइट आंसर है एडीमा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बीटोट स्पॉट किस सूक्ष्म पोषक तत्व की गंभीर कमी का संकेत है? विटामिन डी, विटामिन सी, आयोडीन या विटामिन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। नेक्स्ट है कुपोषण के आकलन में ऊंचाई के लिए वजन क्या दर्शाता है? ऊंचाई के लिए वजन क्या दर्शाता है? दीर्घकालिक कुपोषण, बौनापन, तीव्र कुपोषण या अल्प वजन। इसको कहते हैं तीव्र कुपोषण, जिसको वेस्टिंग भी कहते हैं। ऊंचाई के अनुसार वजन होना चाहिए। नेक्स्ट है किस प्रकार के कुपोषण में त्वचा में पेट की तरह पपड़ीदार घाव दिखते हैं? मैरास्मस, बेरीबेरी, क्वासियोरकर या पेलाग्रा। तो इसका राइट आंसर है क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्रेटिनिज्म किस पोषक तत्व की मात्रिक कमी से जुड़ा है? आयरन, फोलेट, कैल्शियम या आयोडीन। ये जुड़ा है दोस्तों आयोडीन से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बुजुर्गों में कुपोषण का आकलन करते समय किस कारक पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो बच्चों से भिन्न है? MUAC माप, वजन की हानि, पॉलीफार्मेसी या आहार सेवन। तो इसका राइट आंसर है पॉलीफार्मेसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कुपोषण में रीफीडिंग सिंड्रोम का मुख्य खतरा किस इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलन से संबंधित है? सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्फेट। नेक्स्ट है जीभ में दर्दनाक सूजन, जिसको ग्लोसिटिस कहते हैं। जीभ में दर्दनाक सूजन मुख्य रूप से किस विटामिन समूह की कमी का संकेत हो सकता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन बी, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट है छिपी भूख शब्द का क्या अर्थ है, जिसे हिडन हंगर कहते हैं? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कुपोषण के आकलन में आयु के लिए ऊंचाई क्या दर्शाता है? आयु के लिए ऊंचाई क्या दर्शाता है? तीव्र कुपोषण, अल्प वजन, बौनापन या मोटापा। तो इसका राइट आंसर है बौनापन, जिसको स्टंटिंग कहते हैं। आयु के हिसाब से उसकी ऊंचाई भी होती है। अगर आयु ज़्यादा है और ऊंचाई कम है तो इसको स्टंटिंग या बौनापन कहते हैं। नेक्स्ट है जिंक की कमी का एक कम ज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? रक्तस्राव, बिगड़ा हुआ स्वाद या गंध, हड्डी में दर्द या पीलिया।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिगड़ा हुआ स्वाद या गंध। नेक्स्ट है, स्कर्वी में मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। नेक्स्ट है, किस स्थिति में सीरम एल्बुमिन का स्तर कुपोषण का अविश्वसनीय संकेतक हो सकता है? निर्जलीकरण, संक्रमण या सूजन, मधुमेह या हृदय रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण सूजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, रिकेट्स में हड्डियों का नरम होना मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी या प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। नेक्स्ट है, नाखून का चम्मच के आकार का होना किस कमी का संकेत है? जो नाखून का चम्मच के आकार का होना जिसको कोइलोनीचिया कहते हैं, ये जान लीजिए। तो ये किसका संकेत है? आयरन की कमी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मध्यम तीव्र कुपोषण के निदान हेतु MUAC का कट ऑफ मान 6 से 59 माह के बच्चों में क्या है? तो ये है 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अस्पताल में भर्ती मरीजों के पोषण मूल्यांकन के लिए अक्सर किस स्क्रीनिंग टूल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मस्ट NRS 2002, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कुपोषण के संदर्भ में स्टंटिंग का सबसे सटीक वर्णन क्या है? इसका सबसे सटीक वर्णन है उम्र के अनुसार कम ऊंचाई। अगर उम्र के अनुसार ऊंचाई कम है तो इसको स्टंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको टोटल 230 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, और आज पूरे ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि कल आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें। ठीक है, आगामी परीक्षा के तैयारी के लिए। तो ठीक है, थैंक यू। और आप सभी को ये आखिरी एग्ज़ाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से जाइए, परीक्षा दीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।